हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके का सॉल्यूशन करने की जो कड़ी स्टार्ट कर रखी है, उसके लिए हमने इससे पहले 3 पेपर जो कि 2022 में हुए थे उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं और अभी हम 2020 के पेपर का सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने जीके का पेपर है उसका सॉल्यूशन करवा दिया है जो कि 3 जनवरी 2020 को हुआ था और उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम 3 जनवरी 2020 के पेपर के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि रीजनिंग का है। निम्न अनुक्रम में लुप्त पद है, इसमें लुप्त पद बताना है। 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21, 16/31। तो इसमें लुप्त क्या होगा, इसमें सीरीज में देखना है कि ये क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, दो में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 4। 2/3 है, फिर 4/7, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है अपने को। फिर है 11/21, फिर है 16/31। तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 4। यहाँ पर 11 में कितने जोड़ें, कितने 16 आ जाएं, 5 जोड़ते हैं। तो देखिए, अगर 2 में 2 जोड़ते हैं, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो ये नहीं बनेगा। अब 2 में 1 बढ़ाएं, 4 में जोड़ें 3, 4 में 3 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 7। फिर 7 में 1 बढ़ाकर 4 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 11, और फिर 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। एक सीरीज बन रही है कि 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, तो आ जाएगा 7। ऊपर 7 आ जाएगा। नीचे वाले में देखिए, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर इससे आगे वाला अपने को बताना है। 21 में 31 कब आएगा, 21 में 10 जोड़ते हैं तो 31 आता है। अब ये सीरीज़ कब बन रही है, 4 में 1 जोड़ें 5, और 4 में 1 जोड़ें 5, 5 इसमें जोड़ेंगे 7 में, 7 5 12, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। तो ये सीरीज नहीं बन रही। अब यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो 4 में 2 बढ़ाकर जोड़ें 6, कि 7 में अगर हम 6 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 13। फिर 13 में 2 बढ़ाकर 8 जोड़ें, 7 में 6 जोड़े हैं, फिर इसमें 2 बढ़ाकर 8 जोड़ें तो 13 और 8 कितने हो गए 21, और 21 में फिर हम 10 जोड़ेंगे तो 31। ये सीरीज बन रही है कि 4 फिर 6 जोड़े फिर 8 फिर 10, तो ये सीरीज बन रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 7/13 राइट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कितने का है, ये ऑप्शन नंबर 1, 7/13 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कोड से CAT को SATC लिखा है और DEAR को SEARD लिखा है, उसी कोड से SING को कैसे लिखा जाएगा। इसमें कोडिंग वाला है, इसको कैसे करेंगे। CAT, ये है CAT, इसे क्या लिखा है SATC, और दूसरा है DEAR, इसे क्या लिखा है SEARD। तो देखिए, सबसे पहले इसमें S लिखा है जो कि इन तीनों में से कहीं पर भी S नहीं है, सबसे पहले S लिखा है। उसके बाद जो पहले वाले के बाद में आने वाले हैं उनको क्रम से लिखा, AT तो AT लिखा, उसके बाद पहले वाला सबसे लास्ट में C, तो ये बन गया SATC, ये होगा। ऐसे ही दूसरे में, इसमें देखिए, इसमें भी S कहीं नहीं, सबसे पहले S लिखा, उसके बाद पहले वाले को छोड़ के, पहले वाला D को छोड़ के उसके बाद क्या है EAR, तो EAR लिखा,
और पहले वाले को सबसे लास्ट में डी। तो ये इसकी सीरीज है, मतलब सबसे पहले एस लगाएंगे, उसके बाद पहले वाले को छोड़ के उसके बाद वाले लिखेंगे, और पहले वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा, ऐसे करना है। तो इसमें पूछा किसका है, SING का, SING। तो सबसे पहले में क्या लगाना है, एस लगा दिया, पहले वाला कौन सा है एस, इसको छोड़ना है, एस के बाद में कितनी है ING, तो लिखा ING, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, पहले वाला कौन सा है एस, तो क्या आ जाएगा SINGS। SINGS कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 SINGS राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, P का पिता Q का बेटा है, MP का पैतृक चाचा है, NQ का भाई है, N का M से संबंध कैसा संबंध है। इसमें P का पिता Q का बेटा है, ये P है, इसका पिता यहाँ पे जो वो Q का बेटा है, P का पिता Q का बेटा है, P का पिता हमें बता नहीं रखा है और वो Q का बेटा है। M P का पैतृक चाचा है, P का पैतृक चाचा कौन होगा, उसके पिता का भाई, वो M है, और इसको प्लस से कि वो पुरुष है, पुरुष को हम प्लस से और महिला उसको माइनस से दर्शा रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे दे रखा है N Q का भाई है, Q का भाई N, ये प्लस हो गया। पूछा क्या है, N का M से संबंध, ये N है, ये इस M का क्या लगता है। तो इसमें देखिए M किसका भाई है, P के पिता का, इसका भाई है, और ये Q का पुत्र है, और Q का भाई N है। तो N M का क्या लगा, N का M से पूछा है, ये M है और ये N, ये इसका क्या लगता है, क्या हो जाएगा, चाचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 चाचा। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। नए अध्यापक की आयु पूछी है। विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत कितना है, ये देखिए 25 अध्यापक हैं, उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 25 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 750। फिर आगे दे रखे हैं कि एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई, औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। तो अध्यापक उतने ही हैं, 60 वर्ष के थे, वो सेवानिवृत्त हो गए, उनकी जगह एक नया आ गया, तो 25 हैं, संख्या तो उतनी है 25, अब 1 वर्ष कम हो गई, पहले 30 थी, अब कितनी हो गई, 29। तो योग कितना हो जाएगा, 25 गुणा 29 बराबर 725। पहले 750 था योग, अब 725 हो गया। जो सेवानिवृत्त हुए हैं 60 साल के, उनकी जगह जो नया आया है नया अध्यापक, उसकी आयु बतानी है। तो 60 साल के जो यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए थे 60 साल के, और यहाँ पर जो आए हैं x मान लिया उसको, उनकी आयु बतानी है। अब पहले आयु का योग 750 था, अब 725, इनमें डिफरेंस कितना है, 25 का। 750 में से 725 जाएंगे तो 25 बचे, और जो अध्यापक गया है वो 60 वर्ष का था, 60 वर्ष का वो अध्यापक था, और इनमें योग में अंतर कितना है, 25। तो 60 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए, ये 60 है, 60 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 5 में से 2 गए 3, मतलब जो नया अध्यापक आया है उसकी आयु 35 वर्ष आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था, इससे पिछले वाले में या उससे पिछले वाले में, वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको सरल करके हमें ये देखना कि कौन सा
इसके बराबर, इस फॉर्मूले के बराबर आता है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। तो 1/2 यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो 2 यहाँ पे गुणा भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब 2 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्यिका बराबर इधर क्या बचेगा, माध्यिका माइनस बहुलक। अब बहुलक यहाँ पर माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब बहुलक बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में 2 गुणा माध्यिका है, माइनस में 2 गुणा माध्यिका है, ये माइनस वाला इधर जाएगा, एक माध्यिका यहाँ पर पहले से है तो 2 माध्यिका इधर और ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएगा, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका। ये 2 गुणा माध्य इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, 2 गुणा माध्य। तो बन गया वही फॉर्मूला कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, जो फॉर्मूला हमने बताया था उसके बराबर हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। अगर इसमें ये सोल्व नहीं होता, उसके बराबर नहीं आता, तो हम ऑप्शन 2 को चेक करेंगे, उसमें नहीं होता तो 3 या फिर 4, सब हमें उस फॉर्मूले के बराबर इसको रख के देखना है, सरल करके देखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है, वर्गाकार आरेख, बहुदंडीय, आयताकार, पाई आरेख। इसमें वर्गाकार आरेख कैसे बनाते हैं, ये वर्गाकार है तो इसमें ये द्विआयामी हो गया, एक इधर और एक इधर। फिर है बहुदंडीय, बहुदंडीय कैसे बनाते हैं, इसमें ये एक साथ आ जाएगा तो ये भी द्विआयामी होगा, एक इधर एक इधर, ये भी नहीं है। फिर है आयताकार आरेख, आयताकार कैसे बनाएंगे, ये भी द्विआयामी हो गया, इधर और इधर, ये भी नहीं होगा। द्विआयामी आरेख नहीं है पूछा है, नहीं। वर्गाकार भी है द्विआयामी, बहुदंडीय भी होगा, आयताकार भी। अभी फिर बचा कौन सा, पाई आरेख। पाई आरेख कैसे बनाते हैं, ये तो इसमें अलग अलग आयाम हो गए, तो ये द्विआयामी आरेख नहीं है। वर्गाकार हो जाएगा, बहुदंडीय हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा, लेकिन पाई आरेख नहीं है, द्विआयामी नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पाई आरेख। क्वेश्चन नंबर 22, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग। घनाभ का आयतन दे रखा है, ये घनाभ है। मान लेते हैं ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। हमें क्या दे रखा है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर क्यूब। किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल, जो घनाभ होता है उसकी सतह क्या होती है, आयताकार होती है, उसका दो सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि एक सतह ये मान लेते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ये सतह, तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो 28 दे रखी है। दूसरी ये मान लेते हैं चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो 20 दे रखी है। पूछा क्या है, घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग। तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं, L गुणा B गुणा H बराबर 28 गुणा 20। तो हमारे पास ये देखिए L गुणा B गुणा H, ये वैल्यू दे रखी है। L गुणा B गुणा H की वैल्यू कितनी है, 140। तो इधर क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा B, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 28
गुणा 20, यहाँ पे L गुणा B गुणा H की वैल्यू 140 है, जो यहाँ पे गुणा में तो इसके भाग में आ जाएगी 140। तो 0 से 0 कैंसिल, 14 दूनी 28, कितने आ जाएंगे 4, B की वैल्यू 4 आ गई। B की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो B की वैल्यू हम इसमें रख के L की और H की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू आ गई 4। B की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 28 में 4 का भाग देंगे 7 आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ पे B की वैल्यू रखेंगे 4, तो H की वैल्यू कैसे कितनी आ जाएगी 4 इसके भाग में जाएगा 20, 4 पंजो 20, तो H की वैल्यू 5, तो H की वैल्यू 5। L हमारे पास 7 आया है, H की वैल्यू 5 आई है और B की वैल्यू 4 आई है। हमें निकालना क्या है, इसके किनारों का योग। तो इसके किनारे ये देखिए, लंबाई 1, 2 3 4, लंबाई कितनी है 4। वैसे ही चौड़ाई देखिए 1 2 3 4, तो चौड़ाई भी 4 हो गई और ऊंचाई 1 2 3 4, ऊंचाई भी 4 हो गई। क्योंकि घनाभ के किनारे कितने होते हैं 12 किनारे होते हैं, इसमें 4 लंबाई हो जाएंगी, 4 चौड़ाई हो जाएंगी, 4 ऊंचाई हो जाएंगी, 4 ऊंचाई हो जाएंगी। हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है, तो 4 से गुणा हो जाएगा, योग निकालना है हमें। 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। लंबाई की वैल्यू कितनी है 7 है, चौड़ाई की वैल्यू 4 है, ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको 4 से गुणा करना है। 7 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 चौक 64, तो 64 आ जाएगा योग। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है, तो गोले का आयतन पूछा है। ये बेलन है, ये गोला है। दे क्या रखा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। ये इसकी त्रिज्या बेलन की, ये इसकी ऊंचाई बराबर है, तीनों बराबर दे रखी हैं, तो ये ऊंचाई भी इसकी r हो जाएगी और ये गोला है, गोले की त्रिज्या r, तीनों बराबर हैं। यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल, ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h होता है, लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू क्या दे रखी है r, क्योंकि h है वो त्रिज्या के बराबर है, तो गुणा r। बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात कितना दे रखा है 1:3, मतलब ये इसके बराबर है। तो हमें निकालना है गोले का आयतन, तो इससे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल के, और गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो सोल्व करते हैं, तो r स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, तो इधर क्या बचा 1, इधर बच जाएगा 1 अनुपात ये 2/3 r बराबर है 1:3। तो क्या करती हैं, अंदर वालों को अंदर गुणा और बाहर वालों को ऐसे गुणा, तो 2/3 r को 1 से गुणा करेंगे तो 2/3 r आ जाएगा, बराबर 3 को 1 से गुणा करें 3, 2/3 r बराबर 3 है, 2/3 r बराबर 3 है। तो इससे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इधर जाएगा तो 3 तिया 9, 9/2, r की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ गई। पूछा हमें क्या है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब, और यहाँ पे ऑप्शन में पाई में दे रखा है वैल्यू, तो 4/3 पाई r क्यूब, r की वैल्यू हमने 9/2 निकाली है, तो 9/2 गुणा 9/2
गुणा 9/2। इसको सोल्व करना है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81, 81 को 3 से गुणा करते हैं तो 243, और नीचे कितना आ जाएगा 2, और ये पाई है तो 243 पाई/2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 243 पाई/2। क्वेश्चन नंबर 24, एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। एक पार्टी है, उसमें शाकाहारी भी व्यंजन है और मांसाहारी भी। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी लिया, कुछ शाकाहारी लेते हैं, कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी, कुछ केवल मांसाहारी लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया। मतलब कुछ है वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों लेते हैं, और शेष ने किसी प्रकार का भोजन लिया, किसी प्रकार का भोजन नहीं लिया। बाकी जो बचते हैं उन्होंने किसी प्रकार का नहीं लिया है। निम्न में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? व्यंजन शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी दोनों हैं। कुछ व्यक्ति उसमें शाकाहारी लेते हैं, कुछ मांसाहारी लेते हैं, कुछ ने दोनों लिए हैं, और जो शेष बचते हैं उन्होंने कोई सा भी व्यंजन नहीं लिया है। तो हमें बताना ये है कि इसमें जो वेन आरेख दे रखे हैं वो उस स्थिति को दर्शाने वाला सही आरेख कौन सा है। तो वेन आरेख देखते हैं। पहला, मान लेते हैं जो पूरा दे रखा है ये जो पूरे समूह में व्यक्ति हैं वो हैं संपूर्ण। इसमें कुछ ने शाकाहारी लिया, तो मान लेते हैं छोटे वाला गोला ये शाकाहारी का है और बड़े वाला है वो मांसाहारी का है। और छोटे वाले को हमने शाकाहारी माना और बड़े वाले को मांसाहारी। अब देखिए इसमें बीच में ये दे रखा जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों, ये दोनों हो जाएंगे। जो साइड में शेष जगह बचती है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शाकाहारी और मांसाहारी कोई सा भी भोजन नहीं लिया है। तो जो सही दर्शा रहा है कि पूरा गोला है वो ये दर्शाएगा कि यहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी व्यंजन हैं, सारे व्यक्ति हैं, उसको दर्शा रहा है। छोटा गोला शाकाहारी को, बड़ा गोला मांसाहारी को, बीच में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, और जो शेष बचते हैं वो जिन्होंने भोजन नहीं लिया। तो पहला गोला है वो सही वेन आरेख है, वो उसको दर्शा रहा है इस स्थिति को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, 27,720 संख्या के 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है 27,720। तो इसको अभाज्य गुणनखंड से सोल्व करेंगे। 27,720, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 6 12, 0, 2 से 2 6 12, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 पंजो 10, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 3 से फिर से करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 पंजो 15। इसमें ये 385, इसमें देंगे 5 का भाग, 5 7 35, 5 7 35, इसमें 7 का भाग देंगे 11, इसमें 11 का भाग देंगे 1। पूछा क्या है? अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11। तो एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई 2, एक 5 हो गई, एक 7 हो गई, एक 11। कितनी हो गई? 5। हमें भाजकों की संख्या पूछी है, उनका योग नहीं पूछा। वैसे योग पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाते, लेकिन यहाँ पर अभाज्य कौन कौन सी आ गई? 2, 3, 5, 7, 11, और अभाज्य भाजकों की संख्या ही पूछी थी, तो भाजक कितने हो गए? 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5। तो ये थे मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें क्या कमी रह गई आप सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।